मैं आज इस वीडियो में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 में से सवाल नंबर तीसरे को हल कराने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो की शुरुआत करता हूं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा इसमें प्रश्न है 12, 15, 21। इनका हमें जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसका जो है गुणनखंड करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 15 का हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 का हो जाएगा हमारा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर हम जो है 2 × 2 × 3 और 15 का लिख लेता हूँ अभाज्य गुणनखंड। ये हो जाएगा हमारा 3 × 5। 21 का ये हो जाएगा 3 × 7। तो दोस्तों इसमें हमारा जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ हमने आपको बताया था जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में रहे वही हमारा जो होता है एचसीएफ होता है। इसमें एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो तीनों में रहता है पहले उसको लिख लेते हैं और बाकी जो शेष बचे रहते हैं उनको ऐसे गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा 420 हो जाएगा। बहुत अच्छे, इनका गुणा करके देख लेना, आपका एलसीएम यहाँ पर 420 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका दूसरा है 17 और यहाँ पर 23 और 29। ये हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। इनका जो गुणनखंड होगा ये हो जाएगा 17 का हो जाएगा 17 1 × 17। 23 का हो जाएगा 1 × 23 हो जाएगा। 29 का होगा 1 × 29। तो हम ये जानते हैं जो तीनों में हमारा कॉमन रहता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम की बात की जाए तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर एलसीएम ये हो जाएगा हमारा 17 × 23 × 29। तो प्यारे बच्चों इसमें हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 11,339। ये हमारा जो होगा एलसीएम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको गुणा कर देख लेना, मल्टीप्लाई कर देख लेना, ये आपका इतना जो है एलसीएम आ जाएगा। तो हम अगला नंबर 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हमारा हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 और 9 का जो होगा हमारा वो हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा। इसमें हमारा जो है 1 तो सभी में रहता है और 25 का जो होगा ये हो जाएगा 1 × 5 × 5। तो हम जानते हैं एचसीएफ में जो तीनों में रहता है वही हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ इसमें हमारा हो जाएगा 1। और एलसीएम की बात करें तो जो तीनों में रहता है पहले उसको लिख लेते हैं ऐसे और उसके बाद में बाकी जो शेष बचते हैं उनको हम ऐसे गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो है तो एलसीएम का मान यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1800 यानी 1800 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो है मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना आपका जो है एलसीएम आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल ये सवाल था और ये बेहद इम्पोर्टेंट भी है। अब यहाँ पर प्रश्न हमारा जो है चौथा है, उसमें ये कह रहा है कि ये एचसीएफ यानी ये हमारी दो संख्याएं दी गई हैं। एक तो दिया गया 306, एक दिया है 657 और इसका जो एचसीएफ निकल कर आया है वो 9 दिया है आपकी किताब में।
और हमको जो है इन्हीं दोनों संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हमारा दिया क्या है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमारे किताब में ये दिया है HCF हमारा दिया हुआ है 9 और एलसीएम हमको जो है इसमें ज्ञात करना है। और इसमें पहली संख्या जो है, पहली संख्या हमारा है 306 और दूसरी संख्या है हमारी 657। तो अब हम इसका जो है HCF निकालना है। तो यहाँ पर मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ एलसीएम निकालने के लिए। पहली संख्या गुणे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल एलसीएम इंटू HCF होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। और ये हमारा फार्मूला है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल एलसीएम और HCF होता है। तो इसमें पहली संख्या हमारी क्या है, 306 है और दूसरी संख्या हमारी है 657 है। और इसमें हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम तो हमको ज्ञात करना है। तो एलसीएम को हम ऐसे उतार लेते हैं और HCF का जो वैल्यू दिया गया है, HCF जो निकल कर आया हमारा वो आपका 9 आया है। अब यहाँ पर 9 इंटू हो रहा है, जब इक्वल को उस तरफ जाएगा हमारा तब हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657 अपान ये हो जाएगा 9 इज इक्वल एलसीएम। तो ये हम इसको अब डिवाइड करते हैं, काटते हैं, थोड़ा इजी करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा और 9 4 जा ये हमारा हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हमारा 34 इंटू हमारा हो जाएगा 657 इज इक्वल एलसीएम। तो एलसीएम की वैल्यू हमारी आ जाएगी 22 33 8। ये हमारा जो है एलसीएम निकल करके आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको जो है इंटू करके देख लेना, इतना आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल रहा, मज़ेदार भी रहा। तो फ्रेंड हमारा अगला सवाल है 5। ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्यारे बच्चों ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार ये प्रश्नों में पूछा गया है। तो मैं इस सवाल को समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि सवाल में कह रहा है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, प्राकृतिक संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जो n है, मैं इसको n यहाँ पर उठा के लिख लिया। तो n बराबर हमारा हो जाएगा 1 यानी 1 2 3 4 5, ये हमारी हो गई नेचुरल नंबर। तो कह रहा किसी प्राकृतिक संख्या, तो हमने ये प्राकृतिक संख्या लिख लिया। और ये कह रहा है 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसका मतलब क्या है, तो मैं अभी इसका मतलब ही आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो हम यहाँ पहले ये ऐसे लिख लेंगे 6 की पावर n है। तो दोस्तों यहाँ पर n है, n की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, n का वैल्यू जो दिया गया है 1 2 3 4 5। तो मैं क्रमागत जो है n के स्थान पर 1 2 3 4 रखूँगा और हल करूँगा। हल करने के बाद में मैं आपको समझाऊँगा कि यहाँ पर हमारा 6 पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा 6 पावर n है, तब यहाँ पर n का मान जो है मैं 1 रखूँगा। n बराबर 1 रखने पर
यहाँ पर हमारा 6 है, n की पावर मैंने 1 रख दिया, तो यहाँ पर 6 को एक बार हम इंटू करेंगे तो हमारा आंसर जो है 6 ही आएगा। तो अब उसके बाद में हम n बराबर रख लेंगे 2। यहाँ 6 की पावर हमारी आ गई 2, तब इसका आंसर आपका हो जाएगा 36। अब यहाँ n का मान जो है हम 3 रख लेंगे, तब यहाँ पर 6 की पावर 3 इज इक्वल आपका हो जाएगा 216। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात है, जैसा कि सवाल में कह रहा है संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो आप थोड़ा सा यहाँ गौर करिएगा कि यहाँ पर 6 की पावर n था, n के स्थान पर 1 रखा तो हमारा आंसर जो है 6 आ गया, और यहाँ 6 की पावर मैंने 2 किया तो हमारा आंसर 36 आ गया। 6 की पावर मैंने 3 किया तो यहाँ पर हमारा आंसर 216 आ गया। तो आप सभी बच्चे गौर करेंगे, यहाँ पर आपका जो इकाई का अंक है, ये यहाँ पर ये इकाई का अंक, तो क्या यहाँ पर आपका 0 आया है? नहीं आया है। तो 0, इसमें पहली बात तो हमारा ये आंसर हो जाएगा संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब यहाँ पर मैं बताता हूँ। संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या 6 का गुणनखंड 2 × 5 नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड 2 × 5 का होना बहुत ज़रूरी है, तभी संख्या 0 पर समाप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जो है, जब यहाँ पर 6 की पावर n है तो n के स्थान पर प्राकृतिक संख्याएं रखी गई, तो इकाई के अंक में कहीं पर आपका 0 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर 6 का गुणनखंड किया जाएगा तो इसमें हमारे 2 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी, वो होगा 2 और 3, यानी कि 2 और 3 होगा। तो 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका 2 और 5 नहीं होगा तब 0 पर यह समाप्त नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको सवाल समझ में आया होगा।